नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जागीर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 4 आय और रोजगार के निर्धारण के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मितव्ययता का विरोधाभास। देखो बच्चों, मितव्ययता का विरोधाभास क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति क्या करता है, आय बढ़ने पर क्या होता है, बचतें बढ़ा लेता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उत्पादन क्या होता है, कम होने लग जाता है। क्यों, क्या होता है कि जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उस स्थिति में वो क्या करता है, ज़्यादा बचतें करता है, और ज़्यादा बचत करता है तो उस स्थिति में वो क्या करेगा, कम उपभोग करेगा, है ना। और कम उपभोग करने पर क्या होगा, उत्पादन का स्तर डाउन होगा, और उत्पादन का स्तर डाउन हुआ तो उस स्थिति में क्या होगी, आय भी कम हो जाएगी। समझ में आ गया होगा कि बचत क्या है, विरोधाभास। नहीं, एक व्यक्ति बचत करता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जब पूरी अर्थव्यवस्था में बचत होने लग जाए तो उस स्थिति में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के लिए वो बचत क्या होती है, हानिकारक होती है। क्योंकि उस बचत से क्या होता है, उपभोग की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे रोजगार में कमी आ जाती है और उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय उनमें भी गिरावट आने लग जाती है। तो इसलिए बचत, एक व्यक्ति के लिए बचत क्या होती है, लाभकारी होती है, परंतु पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जो बचत होती है वह अलाभकारी होती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मितव्ययता का विरोधाभास। देखो, मितव्ययता का विरोधाभास क्या है। मितव्ययता के विरोधाभास से अभिप्राय यह है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय से बचत का अनुपात बढ़ा दे तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। यानी सभी लोगों ने क्या कर दिया, अपनी आय बढ़ी, और आय बढ़ने पर क्या, बचत के अनुपात को बढ़ा दिया, तो उस स्थिति में क्या होती है, बचत का जो मूल्य होता है ना उसमें वृद्धि नहीं होती। क्योंकि क्या हो रहा है, सभी के सभी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, और बचत करने से क्या होता है, जो बचत का जो मूल्य होता है उसमें वृद्धि नहीं होती। अर्थात इससे या तो बचत में कमी होती है, आएगी, या वह अपरिवर्तित रहेगी। यानी ज्यादा लोग बचत करने लग जाएंगे तो इससे क्या होगी कि बचत के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होती, या तो बचत में कमी आती है या बचत अपरिवर्तित रहती है। इसका मुख्य कारण है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ने से, मुख्य बात यह है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे निवेश गुणक भी कम हो जाता है, और फलस्वरूप आय की में वृद्धि दर भी कम हो जाती है। यानी बचत बढ़ी तो इससे क्या होता है, सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ गई, और सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ने से क्या होती है, जो एमपीसी है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। और उसमें कमी होने से क्या होता है, गुणक में भी कमी हो जाती है। क्योंकि हमने जो पिछला वाला जो वीडियो देखा था उसमें गुणक की जो प्रक्रिया थी उसमें पढ़ा था कि गुणक होता है, उसका संबंध होता है एमपीसी से और एमपीएस से। तो दोनों में कैसा संबंध होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है, और निवेश गुणक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फलस्वरूप आय में वृद्धि की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि मितव्ययता का विरोधाभास क्या है। ठीक, अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा देते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होती। इससे या तो बचत में कमी होती है या बचत अपरिवर्तित रहती है। इसे क्या कहते हैं, मितव्ययता का विरोधाभास कहते हैं। यानी बचत का अनुपात बढ़ा देते सभी लोग, आय बढ़ी तो बचत का अनुपात भी बढ़ा देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो बचत का जो कुल मूल्य होता है उसमें वृद्धि नहीं होती, या तो बचत में कमी होती है या बचत अपरिवर्तित रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है, सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है, निवेश गुणक कम हो जाता है, और आय में जो वृद्धि दर है वो भी कम हो जाती है। इसको हम समझते थे कि हमने जाना था कि y बराबर क्या था, 40 प्लस 0.8y प्लस 10 था, ये था ना। सी और सी बाहर है 40 और आई बाहर है 50। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो जाती है। देखो, इससे आय कितनी आती है, हमने देखा था, इससे आय आती है हमारी y माइनस 0.8 बराबर 50, और y बराबर 1 माइनस 0.8 बराबर 50, y बराबर है 50.08 बराबर 250। यानी 500 में भाग देने हम 2 का तो 250 आ जाएंगे। तो आय कितनी है, 250।
रुपये। 250 रुपये क्या है, आय है। कब है, जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है 0.8 है तब। ठीक है, अब हम क्या मानेंगे कि जो स्वायत्त उपभोग है 40 और निवेश व्यय है, निवेश वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, परंतु अभी क्या है बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इससे क्या होती है, जो सीमांत बचत प्रवृत्ति वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, और बढ़ने लग जाती है, तो उस स्थिति में क्या होती है, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है एमपीसी, उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और यहाँ 0.8 क्या है, एमपीसी है, तो हम मान लेते हैं 0.8 से घटकर कितनी हो गई, 0.5 हो गई। एमपीसी कितनी हो गई, 0.8 से घटकर 0.5 हो गई। तो उस स्थिति में आय क्या होती है वो हम जानेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि बचत बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इधर प्रारंभिक स्थिति है। अब मान लेते हैं कि y बराबर है 40 प्लस 0.05। अब देखो यहाँ 0.8 था और यहाँ पे क्या 0.5 हो गया, यानी उपभोग में क्या हो गई, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी हो गई। कब, जब सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ी तब। तो प्लस 10, ध्यान देना बच्चों, इजी है बहुत। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50 प्लस 0.5 y। ठीक है, अब y माइनस 0.5, y बराबर 50, तो y बराबर 1.05 बराबर 50। ठीक है, देखना बच्चों, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y 0.5 बराबर 50। ठीक है, अब देखना कि y 50 बटा 0.5 और y बराबर है 500 बटा 5 बराबर 100। तो देखो बच्चों, मैंने यही बात बताई है कि जब सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ती है नहीं, उस स्थिति में क्या हो जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है। देखो 0.8 से जगह 0.5 हो गई, तो उस स्थिति में क्या होता है, गुणक भी कम हो जाता है और फलस्वरूप जो आय में वृद्धि दर है वो भी कम हो जाती है। तो देखो संतुलित आय पहले कितनी थी, 250 थी, अब कितनी है, 100 है। तो हम कह सकते हैं कि बचत में बढ़ने से क्या होता है, संतुलित जो आय होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये मितव्ययिता विरोधाभास आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं एक रेखा चित्र के माध्यम से और इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखना बच्चों, जब सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ती तो उस स्थिति में जो समग्र मांग होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने से क्या होता है, जो संतुलित आय है जो हमने देखा है ट्यूशन के माध्यम से, तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 250 की जगह 100 रुपये हो गई। तो देखना बच्चों, रेखा चित्र में यहाँ ये है हमारी एएस, ठीक है, समग्र पूर्ति वक्र, और ये है हमारा मांग वक्र। ये हो गया हमारी संतुलन आय यानी ई, वाई को दर्शाता है, और ये हो गया एडी बराबर हो गया सी प्लस सी वाई बराबर आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सी वाई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो सी भार प्लस आई भार है उसको हम क्या मानते, स्वायत्त मानते हैं, ए भार प्लस सी वाई कर दिया। ठीक है, दोनों सेम है। तो ए क्या दर्शाता है, यहां से लेकर यहां तक ए भार को दर्शाते हैं, स्वायत्त उपभोग निवेश को दर्शाता है नहीं। ठीक है, तो ये आई हो गई, और ओ वाई पे है समग्र पूर्ति और समग्र मांग को दर्शाता है। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे क्या जाना है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ने से क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो पहले 0.8 थी, अब 0.5 हो गई, तो उस स्थिति में क्या होती है, आय कम हो जाती है। तो देखो स्वायत्त उपभोग तो वो वही है 50, देखो 40 10 50 और यहाँ पे भी 40 10 50, यानी स्वायत्त उपभोग तो क्या है, और निवेश क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा, परंतु जो मांग वक्र है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये क्या रहता है, स्वायत्त उपभोग और निवेश क्या रहता है, बराबर रहते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये देखो यहाँ से क्या हो गए, जो मांग है उसमें क्या हो गई, कमी हो गई। देखो ये रेखा निशान क्या दर्शा रहा है, मांग में कमी को दर्शा रहा है। तो नया मांग वक्र क्या गया, AD1, ध्यान देना बच्चों, AD1 बराबर है ए स्वायत्त C-1। C डैश क्या दर्शा रहा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या हो गया,
परिवर्तन हो गया, नहीं उसमें कमी हो गई। और कमी होने पर क्या होता है, मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, समग्र मांग में कमी हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो संतुलित आय है वो भी कम हो जाती है। देखो, तो संतुलित आय कहाँ निर्धारित होती है, जहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। तो देखो, ये जो नया वक्र बना है समग्र मांग का AD1, वो ये इसको कहाँ काटता है, इस बिंदु पर काटता है। देखो इस बिंदु पर, तो देखो ये बन गया हमारा नया संतुलन बिंदु E1। तो आय देखो OY से घटकर OY1 हो गई। तो यही हमने जाना है कि आय 250 से घटकर 100 रुपया हो गई। और रेखा चित्र में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आय OY से घटकर OY1 हो गई। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आपको जो मितव्ययता का विरोधाभास है वो एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा, और मैं आशा भी करता हूं कि आपके अच्छी से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रभावी मांग क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। प्रभावी मांग से अभिप्राय समग्र मांग से उस बिंदु से है जहां समग्र पूर्ति के बराबर होती है। ध्यान देना, प्रभावी मांग का तात्पर्य क्या होता है कि समग्र मांग के उस बिंदु से है जहां समग्र पूर्ति बराबर होती है। यानी जिस बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होती है, वही क्या होती है, प्रभावी मांग होती है। प्रभावी मांग अर्थशास्त्र का वह स्तर है जो समग्र पूर्ति से पूर्णतया संतुष्ट होता है। यानी समग्र मांग अर्थव्यवस्था की मांग का वह स्तर है जो समग्र पूर्ति से पूर्णतया संतुष्ट होता है। यानी समग्र पूर्ति जितनी भी पूर्ति करते हैं उससे क्या है, संतुष्ट है। और इसलिए उत्पाद के द्वारा उत्पादन बढ़ाने और घटाने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। समग्र पूर्ति से पूर्णतः संतुष्ट है, मांग के बराबर है समग्र पूर्ति, तो उस स्थिति में क्या होते हैं, उत्पाद के द्वारा उत्पादन बढ़ाने और उपभोग घटाने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। यानी संतुलन की स्थिति होती है, यानी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात समग्र मांग का वह स्तर जो पूर्ण संतुलन उपलब्ध करवाता है, प्रभावी मांग कहलाता है। यानी समग्र मांग का वह स्तर है जहां पर पूर्ण संतुलन उपलब्ध करवाता है, वह क्या कहलाता है, प्रभावी मांग कहलाता है। तो प्रभावी मांग क्या है कि समग्र मांग का वह स्तर है जहां समग्र पूर्ति के बराबर होती है। यानी रेखा चित्र में समझेंगे, यहाँ पर आय है, यहाँ पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति और समग्र मांग को मैंने दर्शाया। ये 45 डिग्री पे है हमारी समग्र पूर्ति यानी AS, ठीक है, और ये है हमारा मांग, समग्र मांग यानी AD बराबर क्या है, C + I, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, प्रभावी मांग कहाँ होगी कि जहाँ समग्र मांग का उस बिंदु से जहाँ समग्र पूर्ति बराबर होती है। समग्र मांग ये रही AD, ठीक है, ये हो गया हमारा स्वायत्त जो A है। तो ये बिंदु कहाँ घटा है, E1 बिंदु पर, E बिंदु पर, जहाँ पर क्या होता है, प्रभावी मांग होती है। यानी ये क्या दर्शाता है, ये जो बिंदु है ये दर्शाता है पूर्ण रोजगार के स्तर को, पूर्ण रोजगार के स्तर को दर्शाता है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से आपको प्रभावी मांग क्या होती है वो समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, वापस रिपीट कर देता हूँ कि प्रभावी मांग से अभिप्राय समग्र मांग का उस बिंदु से है, जैसे ई बिंदु है रेखा चित्र में, जहाँ समग्र पूर्ति क्या होती है, बराबर होती है। ई बिंदु पर क्या है, ई बिंदु पर प्रभावी मांग है। ई बिंदु पर क्या है, प्रभावी मांग है। क्यों, क्योंकि इस बिंदु पर AS बराबर है AD, समग्र मांग बराबर है समग्र पूर्ति के ई बिंदु पर, इसलिए ये क्या है, प्रभावी मांग स्तर है, प्रभावी मांग का स्तर है ई बिंदु, ठीक है बच्चों। तो प्रभावी मांग समझ में आ गई है कि इस बिंदु पर क्या होता है, संतुलन की स्थिति होती है, न तो उत्पादन बढ़ाने की, न घटाने की, न उपभोग बढ़ाने की, न घटाने की, संतुलन की स्थिति है। तो ये क्या है, प्रभावी मांग है। तो बच्चों, प्रभावी मांग आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मैं आशा भी करता हूँ कि आज के वीडियो में जो हमने पढ़ा ना, मितव्ययता का विरोधाभास, वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रभावी मांग वो भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, ये जो आय और रोजगार के निर्धारण का सिद्धांत है, ये चैप्टर
कंप्लीट हो गया है और इससे संबंधित जो भी वीडियो है मैंने पूरे अपलोड कर दी है। तो आप इन वीडियो को अच्छे से देखें, समझे और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।